So good evening everyone. So recently US military has conducted a massive raid, a massive attack on Iranian nuclear facilities, जिसको उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अगर मुझसे पूछे तो मोर एक्यूरेटली इसका नाम होना चाहिए था ऑपरेशन मैवरिक, बिकॉज रिसेंट पास्ट में ना टॉम क्रूज की एक मूवी आई थी टॉप गन मैवरिक, और उस मूवी की जो स्क्रिप्ट है ना ऑलमोस्ट इस ऑपरेशन जैसी ही है। वहाँ पर भी एक फैसिलिटी होती है, न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो पहाड़ों के बीच में बनाई होती है और उनको जाके उसको ब्लास्ट करके आना होता है। सो मे बी स्क्रिप्ट राइटर्स ने फॉर दो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी उसको दिमाग में रखते हुए स्क्रिप्ट लिखी थी, या फिर इट्स जस्ट एन कोइंसिडेंस, यू नेवर नो। सो मेरे हिसाब से इसका नाम ऑपरेशन मैवरिक ज़्यादा एक्यूरेट होता। एनी हाउ, इस ऑपरेशन की कुछ खास बातें हैं, और वो बातें इतनी खास है कि मुझे ये सोचना पड़ा कि क्या ये एक आर्ट है, क्या ये ऑपरेशन एक आर्ट है, ये पीस ऑफ आर्ट है, या फिर एक ये पीस ऑफ अटैक है, या फिर ये दोनों है। सो हम इस चैनल पे वही करेंगे जो हम करते आए हैं, न्यूट्रल होकर हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं इस ऑपरेशन के बारे में कि क्यों ये एक पीस ऑफ आर्ट है, इसमें किस लेवल की आर्टिस्ट्री हुई है। ऑपरेशन के बारे में समझने से पहले हमें इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। एक है एयरक्राफ्ट, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, B-2 बॉम्बर। इस एयरक्राफ्ट की खासियत क्या है? एक हैवी ऑर्डिनेंस को, एक हैवी बॉम्ब को कैरी कर सकता है, लंबे टाइम तक कैरी कर सकता है। दैट मीन्स एक बार फ्यूल भरने के बाद ये लगभग 9600 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है। उसके अलावा स्टेल्थ है, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। मतलब क्या कि रडार में पकड़ में नहीं आता। रडार जब इसको कॉन्टैक्ट में आता है, रडार के कॉन्टैक्ट में आता है, तो रडार सिर्फ एक पक्षी जितना, एक बर्ड जितना एक इमेज बनाता है और उसको सिस्टम इग्नोर कर देता है। दैट मीन्स ये पकड़ में नहीं आता रडार के। दैट्स वाई दीज थिंग्स आर यूज्ड इन कोवर्ट ऑपरेशंस, छुप के काम करने काम आती, ठीक है। अब ये जो फैसिलिटीज के ऊपर आप दिख रहे हो, ये है रिफ्यूलिंग की, मिड एयर रिफ्यूलिंग। इस फैसिलिटी का यूज इस ऑपरेशन में बहुत हुआ। एक सर्टेन पॉइंट पे न्यूमरस रिफ्यूलर थे, बिकॉज लगभग 40 घंटे का ऑपरेशन था। अब ये एक बार उड़े, ऑपरेशन करके वापस आए, बीच में रुके नहीं। तो बीच में टाइम टू टाइम एक सर्टेन पॉइंट पे इनको रिफ्यूलिंग की गई, ठीक है। सो ये है रिफ्यूलर। इसके ऊपर जो कैरी होता है, जो बॉम्ब, उसे कहते हैं GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, या फिर हिंदी में मतलब कॉमन भाषा में बोले तो बंकर बस्टर। इसको बनाया ही इसीलिए गया है। सी हियर दिस टिप, ये जो आगे की केसिंग होती है, एक बड़ा स्पेशल अलॉय है, स्टील अलॉय। अभी होगा क्या, ये जैसे ही सरफेस से कॉन्टैक्ट में आएगा तो 60 मीटर तक डिग करेगा, पेनिट्रेट करेगा, और उसके बाद जाके ब्लास्ट होता है। दैट्स वाई कॉल्ड एज बंकर बस्टर्स, द ओनली बॉम्ब इरानियंस फियर, ठीक है। सो ये है बेसिक फैक्ट्स जो इस ऑपरेशन में यूज हुए थे। अब हम आते हैं ऑपरेशन, ये ऑपरेशन हुआ कैसे। सो यूएस में एक स्टेट है मिसूरी, मिसूरी से 7 B-2 बॉम्बर फ्लाई करते हैं। सी 7 B-2 बॉम्बर्स, और उन B-2 बॉम्बर्स के आगे और पीछे यूएस एयरफोर्स के ही जेट्स थे। वाई? बिकॉज इन केस अगर आपने ईरान के एयर स्पेस में एंटर किया और ईरानियंस को पता चल गया, उनके भी एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हो गए, सो B-2 बॉम्बर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइटर जेट्स भी थे। इन टोटलिटी लगभग 125 एयरक्राफ्ट्स वर यूज्ड इन दिस ऑपरेशन, ठीक है। सो ये जेट्स, B-2 बॉम्बर प्लस रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज। सो द मोमेंट B-2 बॉम्बर ईरानियन एयर स्पेस में एंटर करने वाले होते हैं, सो वहां पर लोकेटेड, आसपास के एरिया में लोकेटेड यूएस की सबमरीन लगभग 30 टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स को फायर करती है, और वो 30 टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स ब्लास्ट करते हैं नटैंज में एंड इस्फहान में। जैसे इन पे अटैक हो जाता है, उसके बाद 6 B-2 बॉम्बर, 6 B-2 बॉम्बर का मतलब है 12 GBU-57, एक B-2 बॉम्बर के ऊपर 2 लगे हुए थे बंकर बस्टर। 6 B-2 बॉम्बर्स फोर्डो में जाते हैं और एक B-2 बॉम्बर नटैंज में आता है। दैट मीन्स 12 बम तो फोर्डो में ड्रॉप किए गए और 2 बम नटैंज में ड्रॉप किए गए। अब फोर्डो एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी इसलिए है बिकॉज ऐसा माना जाता है कि ये माउंटेन के 90 मीटर नीचे ये फैसिलिटी बनाई गई है। सो ओनली बंकर बस्टर बॉम्ब्स कुड हैव डिस्ट्रॉयड दिस फैसिलिटी। अब नाउ सी दिस होल ऑपरेशन, किस लेवल की मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए थी। यूएस एयरफोर्स इन्वॉल्व है, नेवी इन्वॉल्व है, सबमरीन्स इन्वॉल्व है, स्पेस इन्वॉल्व है, साइबर स्पेस इन्वॉल्व है, और हर एक पॉइंट पे एक टाइम पीरियड फिक्स है कि उस पॉइंट पे वहां तक पहुंचना है ताकि आपकी रिफ्यूलिंग हो सके।
40 आवर्स कॉन्टिन्यूसली एयरबोर्न, और ऑपरेशन करके आगे ईरान वालों को पता ही नहीं चला। तो इनका जनरल है डैनकेन, वो कह रहा है कि हम गए मार के आगे, उनके ईरान की एयरफोर्स को पता ही नहीं चला। सो स्टेल्थ ऑपरेशन, छुपा हुआ। सो अब आपको लगता है कि इट इज एन पीस ऑफ आर्ट। यू कैन हेट यूएस, यू कैन लव यूएस, बट यू कैन नॉट इग्नोर यूएस। उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज अनपैरेलल्ड है। ये ऑपरेशन आई थिंक यूएस मिलिट्री के अलावा कोई और कंडक्ट करवा ही नहीं सकता था, इस लेवल का मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशन। सो आई थिंक इट इज एन पीस ऑफ आर्ट। अच्छा किया बुरा किया वो हम अगले सेक्शन में समझेंगे, इंटरप्रिटेशन में। लेकिन अगर हम न्यूट्रल होकर एनालिसिस करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं इस चैनल पे, सो ये जो ऑपरेशन था, दिस ऑपरेशन जस्ट ऑपरेशनल एस्पेक्ट, ये पढ़ने लायक, ये समझने लायक ऑपरेशन है। ये एक्चुअली मैसली विश्वगुरु, ठीक है, दे आर द रियल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बात आती है कि क्या ये एक पीस ऑफ अटैक है। अब हम करते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन। नो डाउट इट इज ए पीस ऑफ अटैक। वाई? सी फर्स्ट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनपीटी के बारे में बताया था। इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं की, इजराइल ने एनपीटी साइन नहीं की, लेकिन ईरान इज एन सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी। सो अब दो देश लड़ रहे हैं, एक है यहाँ पे इजराइल जिसने एनपीटी साइन नहीं की, फिर भी चुपचाप न्यूक्लियर वेपन बना लिए। ईरान ने एनपीटी साइन कर रखी है, दैट मीन्स उसने पहले से ये बोल रखा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, और उसकी फैसिलिटी को एक ऐसा देश डिस्ट्रॉय कर लेता है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन को कैसे नॉन न्यूक्लियर देश से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगा? ये आर्ग्यूमेंट ही फॉल्टी और सुपरफिशियल शैलो आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन्होंने बताया कि भाई अभी इस लेवल की इनरिचमेंट ईरान ने नहीं की है कि ये रिसेंट फ्यूचर में कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। अब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि दो टाइप की यूरेनियम होते हैं आइसोटॉप, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235। 238 नॉन फिसाइल है और इसकी कंसंट्रेशन नेचर में 99.3% है। न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज होता है यूरेनियम 235, उसकी कंसंट्रेशन है 0.7%। सो सेंट्रीफ्यूज कर करके यूरेनियम 235 के कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ता है। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो आपको 90% से ज़्यादा एनरिचमेंट चाहिए। सो IAEA ने भी कह दिया भी नहीं है। इनकी खुद की नेशनल एडवाइजर, नेशनल इंटेलिजेंस एडवाइजर तुलसी गबार्ड, उसने भी बोल दिया कि नहीं है। उसके बावजूद भी ये अटैक कर दिया गया, अननेसेसरी अनप्रोवोक्ड अटैक। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों किया डोनाल्ड ट्रंप ने? ऐसा क्यों है कि वो नेतन्याहू की इतनी बात मान रहा है? क्या कोई हिडन एजेंडाज हैं? ऑब्वियसली हैं। पहली बात तो ये कि एक बुक है द इजराइल लॉबी, कभी पढ़ना टाइम हो तो, उसमें बताया गया कि कैसे जूस कंट्रोल करते हैं कि इंपॉर्टेंट हाउसेज को यूएस के अंदर। मीडिया हाउसेज कंट्रोल्ड बाय जूस, कांग्रेस में लॉ मेकर्स आर इजरायली सिंपथाइजर्स। इवन डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में ज्यू लॉबी ने ऑलमोस्ट $100 मिलियन की फंडिंग करी थी। अब इतना पैसा अगर ले रखा होगा और इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी होगी तो कैसे मना कर दोगे? अब आपको लग रहा होगा अरे तो बड़ी गलत बात है ज्यूज की, नो डाउट गलत है। अब ऊपर हिटलर की आत्मा देख के मुस्कुरा रही होगी कि मुझे तो पहले से ही पता था, तुम ही नहीं मान रहे थे। सो नो डाउट इट इज एन एब्सोल्यूट अटैक, अननेसेसरी अनप्रोवोक्ड। अब बात यह कि ऐसा किया क्यों? अब देखो बात क्या है, इराक से सद्दाम हुसैन निकाल दिया, सीरिया से असद निकाल दिया, हमास हिजबुल्लाह ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर ईरान से खमेनी भी चला जाए तो उसके बाद इस पूरे रीजन का अनडिस्प्यूटेड लीडर हो जाएगा इजराइल, बिकॉज सऊदी अरेबिया के साथ तो पहले से ही यूएस के अच्छे रिलेशंस है। सो बेसिकली टू ऑब्जेक्टिव है, पहले रिजीम चेंज, खमेनी को हटाओ, वो हटेगा ऑटोमेटिकली ईरान के ऊपर दोबारा से रिजा पहलवी, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अपना पपेट बिठा दो, पूरे रीजन को इजराइल कंट्रोल करेगा। इजराइल का मतलब यूएस कंट्रोल करेगा। इट्स ए प्योर जियोपॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। अब ईरान ने बोला कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद कर देंगे। अब दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल, लगभग 20% ऑयल वहीं से ट्रैवल करता है। हो सकता है कि इंडिया में भी प्राइसेस बढ़ जाए, लेकिन इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है क्रूड ऑयल के, हमने रिजर्व बनाए हुए हैं, तो इमीडिएटली तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए।
यू नेवर नो फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन बात यह है कि किस लिए यूएन कहाँ है? यूएन की कोई मानता ही नहीं है। कहाँ यूएन? कुछ चल रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं, कोई नहीं मानता। ओनली लिप सर्विस, मुंह ज़बानी बातें, unnecessary unprovoked attack. So no doubt it is a piece of art, but at the same time it is an attack also. So आपके क्या विचार है, आपके क्या थॉट प्रोसेस है? Write in the comment. I'm waiting. Thanks for watching.